इन सभी को डे 10 के हम लोग टारगेट बैच में पहुंच चुके हैं और GS1 का जो सेक्शन 1 है हम लोगों का लगभग ख़त्म होने वाला है। तो आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से डे 10 का जो टारगेट है आप लोगों को देंगे। डे 9 का जो क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे और डे 9 का क्वेश्चन थ्रू माइंड मैप आज डिस्कस करेंगे। और डे 10 का जो क्वेश्चन टारगेट है स्टैटिक्स का वो 7 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है और में करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और आर्टिकल जो हम लोग एक डिस्कस करेंगे स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया विथ रिलेशन टू बिहार। इसको हम देखेंगे कि बिहार में उसकी परिस्थिति क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डे 9 का जो क्वेश्चन था आप लोगों का उसको हम लोग देखते हैं। देखिए डे 9 में हम लोग का 2 क्वेश्चन था, पटना कलाम, मधुबनी पेंटिंग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हम लोग दिए हुए थे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ पटना कलाम पेंटिंग स्टाइल, डिस्कस सेलिएंट फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग। पटना कलाम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है, मधुबनी पेंटिंग की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करना था। ये जो दोनों जो क्वेश्चन है हम लोग दिए हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन में आपको जो डे 9 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब माइंड मैप के थ्रू। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग कल्चरल एंड आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस, तो माइंड मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, तो देखिए उसमें ओरिजिन्स एंड रिकॉग्निशन, और दूसरा जो है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। ये दो है, इसमें हम लोग देखेंगे मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार। मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार जो सीतामढ़ी दरभंगा का जो एरिया है वो सब है। इंडिया इज मोस्टली रूटेड इन कल्चरल एंड ट्रेडिशन इन मिथिला। ठीक, देखिए दिस आर्ट फॉर्म हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज ए सिग्निफिकेंट फोक आर्ट। ये जो फोक आर्ट है ठीक ग्रामीण स्तर पे शोकेसिंग द रिच हेरिटेज ऑफ द रीजन, उस रीजन का जो है एक इम्पोर्टेंस है मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग आपको कल्चरल। अब दूसरा इसका सब टॉपिक है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए द पेंटिंग रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चरल नैरेटिव्स ऑफ द मिथिला कम्युनिटी ऑफन डिपिक्टिंग लोकल मिथ्स, फोल्कलोर एंड रिलीजियस थीम्स। कौन कौन सा थीम देखिए, लोकल मिथ्स, लोकल जो मतलब कि वहाँ के मिथ्स है उस पर, फोल्कलोर और रिलीजियस थीम्स, ये तीन जो है मेनली इन सब चीज़ों पे वहाँ पे आर्ट डिपिक्ट किया जाता है। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग। देखिए फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग, इसमें देखिए फीचर्स में मेन जो है वॉल पेंटिंग होता है, सिंबोलिज्म इन वॉल पेंटिंग होता है और इपन फ्लोर पेंटिंग होता है। क्या क्या देखिए, वॉल पे जैसे कोई घर का समझ लीजिए, घर का है तो वॉल पेंटिंग होता है घर पे, सिंबोलिज्म इन वॉल पेंटिंग, उन पे वॉल पेंटिंग में क्या क्या सिंबल, और फ्लोर पेंटिंग जो मतलब कि फ्लोर पे होता है, ग्राउंड पे उस पे। अब हम लोग एक डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसमें कैसे कैसे हम लोग इसमें सब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट गोसनी रूम, थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा ठंड के कारण, गला खराब हो गया है मेरा। गोसनी रूम, तो देखिए दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट रिलीजियस फिगर्स सच एज शिवा पार्वती, राधा कृष्णा एंड दुर्गा, एम्फेसाइजिंग स्पिरिचुअल थीम्स। देखिए वॉल पेंटिंग में जो है कौन कौन सा, शिव पार्वती का, राधा कृष्णा का, दुर्गा का, एम्फेसाइजिंग स्पिरिचुअल थीम। कोहबर रूम, ये कोहबर रूम और गोसनी रूम, देखिए घर में दो तरह के जो है रूम्स होते हैं। घर का एक अंदर का रूम होता है और एक बाहर का रूम होता है। तो देखिए गोसनी रूम्स बाहर के रूम होते हैं, कोहबर होता है घर के अंदर का। बहुत बार कोहबर का नाम आप लोग सुने हुए होंगे। द आर्टिकल फीचर सिंबल्स ऑफ फर्टिलिटी एंड लव, क्या चीज़ का है, तो देखिए फर्टिलिटी एंड लव, इंक्लूडिंग रति, कामदेव, यक्षिणी एंड वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल। देखिए साथ साथ जो है आपको फर्टिलिटी एंड लव तो है ही है, उसके साथ में रति, कामनी
जो उसको सिंबल करते हैं। उसके बाद बर्ड्स एंड एनिमल्स का भी है। सिम्बोलिज्म इन वॉल पेंटिंग में क्या सिम्बोलिज्म होता है? तो देखिए, वेरियस सिंबल्स आर यूज टू कन्वे डीपर मीनिंग। कौन कौन सा डीपर मीनिंग होता है? बनाना रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, फिश सिम्बोलाइजेज इरोटिज्म, बम्बू सिग्निफाइज लीनियज, पैरट इज एसोसिएटेड विथ लव, लायन रिप्रेजेंट्स प्राइड। ठीक, ये जो है आपको सिंबल है कि यदि हम लोग मान लेते हैं बनाना बनाते हैं तो उसका क्या सिंबल है, फिश का क्या सिंबल है, बैम्बू का, पैरट का, लायन का। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको लिखना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं अरिपन और फ्लोर पेंटिंग। अरिपन डिजाइन्स आर क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स। देखिए, नेचुरल मटेरियल्स का जो है यूज करते हुए हम लोग अरिपन बनाते हैं, ऑफन फीचरिंग इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड मोटिव्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉमन थीम्स इंक्लूडेड। देखिए, कॉमन थीम्स क्या इंक्लूड किया जाता है? ह्यूमन फिगर्स इंगेज्ड इन डेली एक्टिविटीज, फ्लोरल डिजाइन सिंबलाइज ब्यूटी एंड नेचर, ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ एंड सस्टेन्स, डीटीज एंड ऑस्पिशियस सिंबल्स लाइक स्वास्तिक्स। ये जो है आपका मधुबनी पेंटिंग का फीचर्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंबोलिज्म एंड टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है सिंबोलिज्म का? अब नेक्स्ट सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल कलर्स। देखिए, ऑब्जेक्ट है, कुछ रिप्रेजेंट करता है, कलर भी साथ में आपको यदि कोई कलर यूज किया जा रहा है वो भी रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट एंड कलर। देखिए, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स आर इंटीग्रल टू मधुबनी पेंटिंग्स कन्वेइंग रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। जियोमेट्रिक शेप जो होता है, देखिए जियोमेट्रिक शेप, ठीक, such as triangles and rectangles are often used in design for rituals including तुलसी पूजा एंड मैरिज सेरेमनी। ये सिंबल जो है आपको सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे ऑब्जेक्ट्स का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, कलर्स यूज्ड इन मधु पेंटिंग्स आर derived फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इनहेंसिंग देयर ऑर्गेनिक अपील। ग्रीन इज मेड फ्रॉम बनाना। देखिए, कलर जो भी बनता है मधुबनी पेंटिंग में वो नेचुरल ही बनाते हैं। ठीक, तो नेचुरल बनाते हैं तो वो कहाँ कहाँ से लिया जाता है? तो ग्रीन इज मेड फ्रॉम बीन्स एंड लीव्स, येलो इज कम्स फ्रॉम टर्मरिक एंड सॉयल से, ब्लू इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिगो, रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कुसुम फ्लावर, वाइट इज क्रिएटेड यूजिंग वाटर, वाइल ब्लैक इज मेड फ्रॉम सूट, जो काजल होता है उसके सूट से। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपको मॉडर्न डेवलपमेंट। देखिए, मधुबनी पेंटिंग एंड कल्चरल आर्टिस्टिक जो है सिग्निफिकेंट, मॉडर्न डेवलपमेंट क्या है अब हम इसको देखेंगे। तो देखिए, मॉडर्न डेवलपमेंट में आपको चार जो है, कॉमर्शियलाइजेशन, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, सेंटर्स ऑफ मधुबनी आर्ट, ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये जो मेन है आपको चार, कॉमर्शियलाइजेशन, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, कौन कौन से प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हुए हैं, सेंटर्स ऑफ मधुबनी आर्ट, ग्लोबल रिकॉग्निशन, और एक है प्रिजर्वेशन एंड इनोवेशन। क्या क्या है? मॉडर्न डेवलपमेंट। ठीक, मॉडर्न डेवलपमेंट अब हम लोग चालू करते हैं। देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन देखते हैं। देयर हैज़ बिन ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स पेंटिंग ऑन पेपर एंड क्लोथ्स विच हैज़ फैसिलिटेटेड ग्लोबल एप्रिसिएशन ऑफ मधुबनी आर्ट। देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन इस लेवल तक बढ़ी हुई है कि मिथिला रीजन से कुछ ट्रेनें खुलती है, उन पे पूरे ट्रेन पे जो है मिथिला रीजन का मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपको उस पर डिपिक्ट हुआ रहेगा। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स हैज़ बिकम कॉमन एलोंगसाइड ट्रेडिशनल नेचुरल पिगमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स। देखिए, प्रैक्टिकल रीजन्स की वजह से, जैसे हम अभी जस्ट डिस्कस किया आपको कि नेचुरल पिगमेंट से, नेचुरल, अब थोड़ा सा नेचुरल से हम लोग आर्टिफिशियल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए, ये लॉन्ग लास्टिंग और भी अदर रीजन है, वाटर प्रूफिंग, तो इस सब वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज कर रहे हैं। क्या चीज़? द यूज ऑफ आर्टिफिशियल कलर हैज़ बिकम कॉमन एलोंगसाइड ट्रेडिशनल नेचुरल पिगमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल रीजन। अब हम लोग आते हैं प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। देखिए, तो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन कौन सा है, ये नाम याद रखिएगा, जितना भी हम नाम लोग जो है रखेंगे, ठीक है, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का नाम याद रखिएगा। नोटेबल आर्टिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स इंक्लूड
पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, भागवती देवी, जगदम्बा देवी, लालबाला देवी। ठीक, ये पूरा का पूरा कौशल्या, गंगा, भागवती, जगदम्बा, श्री सिया देवी, नाम कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से याद करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट हब्स फॉर मधुबनी आर्ट इंक्लूड, देखिए एक तो मधुबनी है, लहरियासराय दरभंगा, भवानीपुर, रांची। ये जो देखिए जो मिथिला का बेल्ट जो है वो पूरा का पूरा लगभग आता है। तो देखिए मिथिला बेल्ट में मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी का भी कुछ पोर्शन आता है, ठीक है, भवानीपुर का, रांची का, ये सारा का सारा जो है एरिया है। अब इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन इसको क्या क्या मिला हुआ है, तो देखिए ग्लोबल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन हैव शोकेस्ड मधुबनी आर्ट विथ आर्टिस्ट लाइक शशिकला देवी गेनिंग ग्लोबल अटेंशन। शशिकला देवी जो है ग्लोबल अटेंशन गेन की है। जैपनीज स्कॉलर हसेगावा इस्टेब्लिश्ड मिथिला म्यूजियम इन जापान टू प्रिजर्व एंड प्रमोट जो मधुबनी आर्ट। ये देखिए जैपनीज स्कॉलर हसेगावा, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, जैपनीज स्कॉलर का। रिसर्च बाय इरिक स्मिथ हैज इनकरेज बिजनेस ओरिएंटेड एडेप्टेशन ऑफ द आर्ट फर्दरिंग इट्स रीच। अब हम लोग आते हैं प्रिजर्वेशन एंड इनोवेशन। तो देखिए प्रिजर्वेशन एंड इनोवेशन में हम लोग देखेंगे इफोर्ट्स आर अंडरवे टू इंटीग्रेट मॉडर्न एलिमेंट्स इनटू ट्रेडिशनल टेक्निक्स, मेकिंग मधुबनी आर्ट मोर अपीलिंग टू कंटेम्प्रेरी ऑडियंस। These includes collaboration with designers and artists from different backgrounds to innovate while respecting traditional roots of the art form। ये जो है आपको प्रिजर्वेशन एंड इनोवेशन का काम किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंक्लूजन, जो कि लास्ट पार्ट है। दिस पॉइंट्स प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द कल्चरल, देखिए कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड मॉडर्न सिग्निफिकेंस ऑफ मधुबनी पेंटिंग, हाईलाइटिंग इट्स रिच हेरिटेज एंड इवॉल्विंग नेचर इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। देखिए कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में जो है मॉडर्न सिग्निफिकेंस इसका जो है कल्चरल और आर्टिस्टिक जो है हमारा कल्चर का भी दिखाता है, आर्टिस्ट को भी दिखाता है। ये सारा जो है एक पूरे का पूरा समायोजन करते हुए एक मधुबनी पेंटिंग का इवॉल्व हो रहा है अभी। देखिए तो हम एक बार थोड़ा सा बस रिपीट कर देते हैं मेन पॉइंट्स जो है आपको। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग में हम लोग देखें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, ओरिजिन एंड रिकॉग्निशन कहाँ का है। उसके बाद से हम लोग देखें फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग, देखिए हिस्ट्री पढ़ लिए। अब उसके बाद से मेन क्या है सिग्निफिकेंस, फीचर्स क्या है उसके, कैसे आप पहचानिए, ठीक। तो उसमें हम लोग वॉल पेंटिंग देखे, सिम्बोलिज्म इन वॉल पेंटिंग और रिपन फ्लोर पेंटिंग। और उसके बाद से हम लोग सिम्बोलिक एक टेक्निक्स देखे। फिर मॉडर्न डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, सेंटर ऑफ मधुबनी आर्ट, ग्लोबल रिकॉग्निशन, प्रिजर्वेशन एंड इनोवेशन, ये सारी जो चीज़ें हम लोग मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत देखे हैं। अब हम लोग आते हैं आपको पटना क्लाम के तरफ। पटना क्लाम ए यूनिक आर्टिस्ट ट्रेडिशन। देखिए पटना क्लाम के बारे में हम लोग अब माइंड मैप के थ्रू जो भी इसके पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तो देखिए इसमें भी जैसे सेम वही है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, इन्फ्लुएंस एंड स्टाइल है, थीम्स क्या क्या है, मीडियम्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, की आर्टिस्ट्स है, आर्ट एंड कंट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइन एंड लीगेसी। ये सारा का सारा जो है आपको 7 मेन टॉपिक जो है इसमें आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, तो देखिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है इमरजेंस एंड डेवलपमेंट एक है, दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पावर। पटना क्लाम इमर्ज फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए मुगल एम्पायर विथ पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द कंपनी पीरियड विच स्पेंड द 18th टू अर्ली। देखिए जैसे आपको मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया तो मुगल एम्पायर जो है औरंगजेब के समय आपको क्या हुआ कि जितने भी आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो औरंगजेब आर्टिस्ट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे, ठीक। तो औरंगजेब जो है अपने
उस समय जो आपको आर्टिसंस थे जो आर्ट वगैरह बनाते थे, तो वहाँ से अपना पलायन करते हुए, डिस्प्लेस होते हुए किधर की तरफ बढ़े, आपको ईस्टवर्ड बढ़े। जैसे मान लेते हैं धीरे धीरे यूपी आएगा, यूपी से बिहार आएगा, बिहार से फिर से आपको वेस्ट बंगाल जाएगा। ठीक, तो ये पटना कलाम आपको मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की वजह से ये बढ़ा। द आर्ट फॉर्म फ्लोरिस्ड इन कोर्ट्स ऑफ रीजनल नवाब्स आफ्टर द मुगल एम्पायर। औरंगजेब इम्पोज्ड ए बैन ऑन द आर्ट इन द मुगल कोर्ट। देखिए सीधे बैन कर दिया गया उनके द्वारा, जो ये इम्पोज्ड बैन कर दिया लीडिंग आर्टिस्ट टू सीक न्यू पैटर्नज। मान लेते आर्टिसंस है, उनका उसी से खर्चा चलता था, तब वो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा के अंदर जाएंगे और वहाँ पे उस अपने आर्ट फॉर्म को दिखाएंगे। तो देखिए अब जो है इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पावर। द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल मुगल अथॉरिटी अलाउड रीजनल नवाब टू सपोर्ट, रीजनल जो नवाब थे, टू सपोर्ट प्रमोट लोकल आर्ट फॉर्म इंक्लूडिंग पटना क्लाम। The shift patronage contributed to unique characteristics of Patna Klam, blending various artistic influence। ये जो है आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था। अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंस एंड स्टाइल, आर्टिस्टिक फ्यूजन, नोटेबल फीचर। देखिए पटना क्लाम इज कैरेक्टरिस्टिक बाई कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल शाही आर्ट, ब्रिटिश आर्ट एंड लोकल रीजनल एलिमेंट क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल। पटना क्लाम जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल शाही आर्ट, ब्रिटिश आर्ट एंड लोकल। ये जो देखिए आपको ऐसा नहीं है कि पटना कलाम एक अपना खुद का डेवलपमेंट है, ये सारे के सारे 3-4 जो अदर आर्ट फॉर्म थे उसका समायोजन है एक तरह से। ठीक, कौन कौन सा तो देख रहे, देखिए मुगल शाही आर्ट, ब्रिटिश आर्ट एंड लोकल एंड रीजनल एलिमेंट creating a distinctive style. The term company style is often used to describe this art form due to its development during British colonial rule। देखिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय जो है जब डेवलप हुआ तो इसको कंपनी स्टाइल या कंपनी आर्ट भी बोलते हैं। अब नोटेबल फीचर्स, तो देखिए नोटेबल फीचर्स क्या है इसमें। द स्टाइल इज नोटेड फॉर इट्स ब्लेंडिंग ऑफ मुगल, इंडिजीनियस इंडियन, यूरोपियन आर्टिसंस। मुगल, इंडिजीनियस इंडियन और यूरोपियन आर्ट। दिस फ्यूजन इज evident इन इंट्रिकेट डिटेल्स एंड थीम्स डिपिक्टेड इन द आर्ट वर्क। देखिए जो वो उस समय जो आर्ट बन रहा था तो उसमें ये सब चीज़ों को देखते हुए बताया जा सकता था कि ये जो है कि कंग्लोमरेशन ब्रिटिश का, मुगल का और आपको लोकल का, ये तीनों का कंग्लोमरेशन था। अब आपको आते हैं थीम्स। देखिए थीम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेली लाइफ, मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड। देखिए पटना क्लाम आर्ट जो है ऑफन डिपिक्ट ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ एंड डेली एक्टिविटी। देखिए ये क्या मतलब कि जो आर्ट बनाते थे वो क्या चीज़ से रिलेटेड था। तो देखिए जो आर्ट बनाते थे आपको वो डेली लाइफ एक्टिविटीज से, डेली डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे मेला का है, ठीक है, या कोई प्रोग्राम वगैरह होता था गाँवों में, उसको शोकेजिंग सीन सच एज वुड कटर्स। देखिए जो वुड काटते थे, वुमेन सेलिंग फिश, मछली जो बेचती थी, कार्ट पुलर्स। तो इस तरह के जो है ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल ट्रेडिशन, उससे हुआ करता था। अब द सब्जेक्ट्स फ्रीक्वेंटली इंक्लूड सेंट्स, एस्केटिक्स एंड वेरियस फेस्टिवल्स लाइक होली एंड दीपावली, रिफ्लेक्टिंग कल्चरल रिचनेस ऑफ द रीजन। देखिए ये सारा का सारा जो है दीपावली, होली, जो भी कल्चरल, ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग बात कर रहे हैं रीजनल, तो रीजनल में जो भी चीज़ें आएंगी उनका इन लोग अपना फोक आर्ट फॉर्म में उसको डिपिक्ट करते थे। अब आते हैं हम लोग मिनिमलिस्टिक बैकग्राउंड में। द आर्टिस्ट टिपिकली एम्प्लॉयड मिनिमल यूज ऑफ लैंडस्केप और बैकग्राउंड, फोकसिंग इंस्टेड ऑन द सब्जेक्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज। दिस अप्रोच emphasized द narrative क्वालिटी ऑफ द आर्टवर्क, ड्राइंग अटेंशन टू द कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरीज। ये जितना भी जो है ये अप्रोच को देखते थे। अब हम लोग आते हैं मीडियम्स। देखिए मटेरियल्स यूज्ड और टेक्निक्स एंड क्राफ्ट्समैन। देखिए द प्राइमरी मीडियम फॉर पटना क्लाम आर्टवर्क इज पेपर। देखिए क्या चीज़ पे बनाते थे, तो पेपर पे बनाते थे।
विच अलाउज फॉर डिटेल्स एंड इंट्रिकेट डिजाइन। पेपर पे बनाना आसान है थोड़ा सा। अब देखिए पेपर के साथ साथ बहुत सारा आर्ट जो होता है क्लोथ पे भी बनाते थे, ठीक, अलग अलग जगहों पे बनाते थे। तो ये मेनली जो था पेपर वर्क था। आर्टिस्ट ओकेजनली यूटिलाइज्ड अदर मटेरियल्स सच एज लेदर, मेटल, ग्लास एंड आइवरी, एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ देयर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये जितना भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे जैसे लेदर का रेयरली यूज होता था, मेटल का, ग्लास का, आइवरी का, और एक्सपेंडिंग रेंज ऑफ देयर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। मेनली ये जो था पेपर पे बनाते थे। अब हम लोग आते हैं टेक्निक्स एंड क्राफ्ट्समैन। क्या टेक्निक यूज करते थे? तो देखिए क्राफ्ट्समैनशिप इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग पटना क्लाम पीसेस इज नोटेबल फॉर इट्स मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्ड एंड फिनिशिंग। देखिए आपको जब क्लोथ पे बनाना हो, लेदर पे बनाना हो, तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वही यदि पेपर पे बनाना हो तो आसान होता है। तो इसका एक और बेनिफिट क्या था कि डिटेल एंड फिनिशिंग जो है वहाँ पे कर सकते हैं। द यूज ऑफ वेरियस मीडियम कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एस्थेटिक एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट आर्ट वर्क। ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं टेक्निक एंड क्राफ्ट्समैन जो है यहाँ यूज हुआ है। तो क्या क्या डिटेलिंग एंड फिनिशिंग के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिस्टिंक्टिव आर्टिस्टिक ट्रेट और विजुअल लैंग्वेज। तो देखिए पटना क्लाम इज नोन फॉर इट्स डिटेल्ड फिनिशिंग। अभी जस्ट हम लोग बात किए इंट्रिकेट इंट्रिकेट डेकोरेशन, मिनिएचर styles which are hallmark of the tradition. Human figures in Patna Kalam are characterized by specific features: long noses, लंबे नाक, हैवी आईब्रोज, आईब्रो जो होता है आईब्रो, तीन थीन फेसेस, डीप आइज एंड मैन विथ डेंस मोस्टेक, पूरा मूछों के साथ होता था आपको। अब विजुअल लैंग्वेज क्या कहता था? तो देखिए द यूनिक विजुअल लैंग्वेज ऑफ पटना क्लाम रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल एंड सोशल डायनेमिक्स ऑफ द टाइम, कैप्चरिंग द इसेंस ऑफ द इंडियन लाइफ। लोकल इंडियन मार्केट, ठीक है, लोकल जो होता था यहाँ पे उसको डिपिक्ट करते थे। द स्टाइलाइजेशन ऑफ फिगर्स एंड साइंस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल नैरेटिव्स क्वालिटी ऑफ द आर्ट वर्क। देखिए स्टाइलाइजेशन ऑफ फिगर्स एंड सीन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल नैरेटिव। जो सीन मतलब देखते थे जो आर्टिस्ट वही अपना जो है इसमें डिपिक्ट करते थे। अब की आर्टिस्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन देखिए प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, अदर नोटेबल आर्टिस्ट, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स, प्रिजर्वेशन इफर्ट्स। देखिए प्रोमिनेंट अब हम लोग देखेंगे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। तो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट देखिए सेवक राम 1770 से 1830। सेवक राम इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन अर्ली एंड नोटेबल पेंटर ऑफ द पटना क्लाम, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इट्स डेवलपमेंट। हुलाल दास 1785 से 1885 इज नोन फॉर हिज पोर्ट्रेयल ऑफ द हिंदू फेस्टिवल्स, इनरिचिंग द थीमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द आर्ट फॉर्म। ये सारा जो भी है प्रोमिनेंट आर्ट, ये आर्टिस्ट का नाम सेवक राम, हुलाल दास, नाम याद रखिए, राधा मोहन बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन सब नामों को आपको लिखना पड़ेगा अपने पेपर में, इसलिए नाम बहुत ज़रूरी है। हु डाइड इन 1997 वाज द लास्ट सिग्निफिकेंट पैट्रन एंड प्रोफेसर ऑफ द पोर्ट्रेट क्रिएटिंग इन पटना क्लाम, हेल्पिंग टू प्रिजर्व इट्स लीगेसी। देखिए राधा मोहन बाबू जो थे आपको हु डाइड इन 1997 में जो उनका डेथ हो गया, वाज द लास्ट सिग्निफिकेंट पैट्रन एंड प्रोफेसर ऑफ द पोर्ट्रेट। अब देखिए अदर नोटेबल आर्टिस्ट जो था, अदर आर्टिस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू पटना क्लाम इंक्लूड शिव दयाल लाल, गुरसहाय, जयराम दास, ईश्वरी प्रसाद, यमुना प्रसाद, ईच एलोंग एडिंग देयर यूनिक टच टू द ट्रेडिशन। ये लोग थे आपको यूनिक टच टू द ट्रेडिशन। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशन की, होली का, दीपावली का, दुर्गा पूजा का, तो इन सब चीज़ों को वो लोग अपना बनाते थे, ठीक है, आर्ट फॉर्म में अपना डिपिक्ट करते थे। अब हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स। देखिए अभी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाया हुआ था, जो आर्टिस्ट है फेमस आर्टिस्ट, उसको देखेंगे। उनको वो लोग नाम भी दिए थे। तो देखिए रागिनी गंधारी,
सेपरेटेड एक्ट्रेस विथ बीना, सेपरेटेड एक्ट्रेस विथ बीना, मुस्लिम मैरिज निकाह। तो देखिए ये मीन जो है रागिनी गंधारी, सेपरेटेड एक्ट्रेस विथ बीना, मुस्लिम मैरिज निकाह, ये तीन जो है, ये तीनों नाम आप देखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जाएंगे, तब उसके बाद देखेंगे ये तो सारा का सारा लोकल जो है ट्रेडिशन उसको डिपिक्ट करता है। देखिए रागिनी गंधारी बाय महादेवलाल डिपिक्ट्स ए सेपरेटेड एक्ट्रेस सो कॉजिंग इमोशनल डेप्थ। सेपरेटेड एक्ट्रेस विथ वीना बाय माधोलाल इज बेस्ड ऑन रागनी तोड़ी, यहाँ रागनी गंधारी था, यहाँ रागनी तोड़ी था। इलस्ट्रेटिंग द कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक एंड आर्ट, रागनी तोड़ी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुस्लिम मैरिज निकाह बाय शिव दयाल लाल कैप्चर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस वाइल बेगम्स इंक्लूडिंग इन इंडल्जिंग इन ड्रिंकिंग बाय यमुना प्रसाद रिफ्लेक्ट सोशल थीम्स। देखिए यमुना प्रसाद जो है एक डिपिक्ट किए, क्या डिपिक्ट किए, द बेगम्स इंडल्जिंग इन ड्रिंकिंग। शिव दयाल लाल कैप्चर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये बेगम इंडल्जिंग इन ड्रिंकिंग पेंटिंग का नाम है। मुस्लिम मैरिज बाय शिव दयाल है। तो ये 1 2 3 ठीक 4 जो है आप लोग याद रख लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स है पटना कलाम के आपको। अब हम लोग आते हैं प्रिजर्वेशन एंड इफोर्ट्स। देखिए प्रिजर्वेशन क्या क्या हो रहा है, द कलेक्शंस ऑफ पटना कलाम आर्टवर्क आर मेंटेन इन इंस्टीट्यूशन सच एज खुदा बख्श लाइब्रेरी। देखिए पटना में काफ़ी अच्छा जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है बना हुआ है, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, काफ़ी पुराना लाइब्रेरी है ठीक वहाँ पे। एंड पटना म्यूजियम, पटना म्यूजियम में भी, पटना म्यूजियम के मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपको अब बिहार म्यूजियम में शिफ्ट हो गई हैं। इंश्योरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस आर्टिस्टिक ट्रेडिशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। हाँ इनके जो और कुछ प्रिजर्वेशन है वो कोलकाता में भी है, बंगाल। देखिए कंपनी पीरियड है तो ऑब्वियस सी बात है कि बंगाल मतलब कि उस समय मेन हुआ करता, बाद में ना बिहार उड़ीसा झारखंड जो है इससे अलग हो गए हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको बंगाल में भी, कोलकाता में भी मिलेगा आपको, कोलकाता म्यूजियम में। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डिक्लाइन एंड लीगेसी। ये क्यों डिक्लाइन हुआ, द शिफ्ट टू कलकत्ता इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो देखिए द मूवमेंट ऑफ ईश्वरी प्रसाद टू कलकत्ता marked a significant shift leading to the merging of Patna climate with influence from the Bengal art। देखिए ईश्वरी प्रसाद जैसे कलकत्ता जब मूव किए, मार्क ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट। देखिए यहाँ तो था पटना क्लम अपना खुद का था, वहाँ गए तो बंगाल आर्ट वहाँ का भी अपना खुद का आर्ट था, ये दोनों का दोनों जो है सबमर्ज होके एक नया आर्ट फॉर्म जो कि वही डेवलप हुआ आपको। दिस ट्रेडिशन हैड ए lasting impact on the evolution of artistic styles in the region, influence on literature ठीक। अब the blending of Patna clam with Bengal art influenced notable figures such as Rabindranath Tagore, showcasing the interconnectedness of the art literature कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था, तो देखिए डिस्पाइट इट्स डिक्लाइन पटना क्लाम कंटिन्यूज टू सिंबलाइज the rich artistic tradition of Bihar, preserving the cultural history and heritage. The legacy of Patna Kalam remains relevant, reflecting the artistic and social narratives of the time। देखिए आर्टिस्टिक सोशल नैरेटिव्स, सोशल जो समाज का उस समय मतलब कि नियम थे ठीक, समाज में जो क्रियाकलाप किया जाता था, एक्टिविटीज़ था, उसी को जो है पटना कलाम अपना डिपिक्ट करता था। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे फाइनल ओवरव्यू। तो देखिए पटना कलाम यूनिक आर्टिसन, हिस्ट्री देख लिए कि कैसे हिस्ट्री इसका हुआ, औरंगजेब से वहाँ मुगल डिक्लाइन हुआ। इन्फ्लुएंस एंड आर्ट जो है हम लोग देखे कि कैसे इन्फ्लुएंस एंड स्टाइल जो है इसका है। थीम्स देख लिए कि कैसे कैसे जो है थीम क्या क्या है लोकल, जैसे वुमेन सेलिंग, वुड कटर है, कार्ट कूलर है ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं मीडियम क्या क्या यूज होता था, तो मीडियम मेनली पेपर यूज होता था। उसके बाद से हम लोग देखे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखे आपको
कि किस तरह से मतलब कि उस आर्ट फॉर्म को डिपिक्ट किया जाता था कि लॉन्ग नोजेज, हैवी आईब्रोज, ये सब जो है कैप्चरिंग इंडियन लाइफ को कैप्चर कर कि आर्टिसंस जैसे चार हम लोग मेन नाम रखे थे, रागनी कंधारी, रागनी तोड़ी जो मुस्लिम मैरिज निकाह, बेगम इंडल्जिंग इन ड्रिंकिंग, ये मेन था, सेवक राम हुलाल दास, राधा मोहन बाबू, ये सारा का सारा नाम आप लोग याद रखिए। डिक्लाइन एंड लिगेसी, जैसे ईश्वर प्रसाद यहाँ से शिफ्ट हुए तो जो पटना क्लाम हम लोग का लिगेसी था एक तरह से डिक्लाइन हुआ। ठीक, तो ये था आपको हम लोगों का पटना क्लाम एंड मधुबनी पेंटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन डे 10 का जो है क्वेश्चन देखेंगे कि मेरे तरफ से जो डे 10 का आप लोग क्या क्या तैयारी करेंगे। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल स्टाइल्स इन इंडिया, राम मंदिर अयोध्या आर्किटेक्चर, ये जो है राम मंदिर अयोध्या आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन हम लोग लाए हुए हैं। तो देखिए, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ राम मंदिर अयोध्या। ठीक, और दूसरा जो क्वेश्चन है आपको, द डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, नॉर्थ, साउथ और आपको सेंट्रल, तीन पार्ट है, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाजेस, रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल, इथनिक, रेशियल, हिस्टोरिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये देखिए, ऑलरेडी ये चार आपको सब टॉपिक तैयार करके दे दिया। ठीक, इस पे आप लोग देखेंगे, लिखेंगे। और जैसे होता है नगर स्टाइल, वेसरा स्टाइल, आपको द्रविड़ स्टाइल, मेनली तीन टाइप के टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिर निर्माण की विशिष्ट स्थापत्य शैली जैसे भौगोलिक, जातीय, नस्लीय, ऐतिहासिक और भाषाई विविधता का परिणाम थी। टिप्पणी कीजिए, कमेंट करिए। ये आपका जो है डे 10 का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग क्वेश्चन को लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसमें भेजिए, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। डे 10 का क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब जो हम लोगों का है स्टैटिक्स का, जो आज का है कि स्टैट्स में क्या पढ़ना है आप लोग को। तो देखिए, स्टैट्स में क्वेश्चन 68 का 7th पार्ट का है। देखिए, 68 का जो है 7th नंबर जो है ये वाला आपको इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम पर प्रॉफिट परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान ये देना होता है कि देखिए, ये जैसे 40 मान रहे हैं, ठीक, ये 50 मान रहे हैं, ये बीच में कहीं आता है तो थोड़ा सा इशू हो जाती है। 55 है, ये 60 है। ठीक है, ये दोनों देखिए, ये तीन बिंदु हमको लग रहा है ये बीच में है, तो थोड़ा सा हो सकता है लाइन जो है, स्केल लेके यदि जाते हैं तो लाइन खींच के देख लीजिएगा कि तीनों जो पॉइंट है वो सही से है कि नहीं है, या क्या पता इसको 69 या 68 मान लिया हो। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देके क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, ABCD 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को बना के हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में डालिए, उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आपको में इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब हम लोग लास्ट पार्ट में आते हैं। वन आर्टिकल करेंट अफेयर्स जो है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया। देखिए, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया विथ रिलेशन विथ बिहार, कि ये जैसे है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स क्यों है इतना ज़्यादा। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स में हम लोग चलेंगे। तो देखिए, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है, मेनली इसको जो है हम लोग 5 पार्ट में बांटे हुए हैं। ओवरव्यू ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, स्टेट स्पेसिफिक एनालिसिस, सक्सेस स्टोरीज केरला एंड तमिलनाडु, कंपेरेटिव रैंकिंग एंड इनसाइट, कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन। ये 5 जो है देखिए ओवरव्यू है, स्टेट स्पेसिफिक है, तमिलनाडु केरल कैसे अच्छा किया उसके बारे में, कंपेरेटिव रैंकिंग एंड इनसाइट है, कंक्लूजन एंड फ्यूचर एस्पेक्ट है। तो हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा इसके सब टॉपिक्स में। तो देखिए, जनरल ट्रेंड्स इन इंडिया, रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए, द ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया हैव शोन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 2019 से 2024। जो आपको ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट्स है, ड्रॉप आउट रेट्स क्या होता है। देखिए, कोई बच्चा मतलब कि यदि 6 क्लास में आपको एंट्री किया, 6 क्लास ऑब्वियस सी बात है 1 to 6 में एंट्री किया, ठीक है, अगले क्लास में वो पहुंचता है कि नहीं, उसी को हम लोग
ड्रॉप आउट रेट्स। क्या पता मतलब बच्चा 1 to 6 किया, उसके बाद से उसके घर पे ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे वो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्लास, तो ये होता है आपको ड्रॉप आउट्स। तो देखिए द ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया हैव शोन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 2019 से 2024 विथ मोर स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन इनटू हायर ग्रेड्स। देखिए मेनली जो होता है आपको बता दें, देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, 12 के बाद से आपको अंडर ग्रेजुएट होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, फिर आपको पीएचडी वगैरह होता है। तो देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, बहुत सारे बच्चे 12 तक करके या उसके बाद से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यूजी करके ड्रॉप आउट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पीजी करके ड्रॉप, बहुत सारे लोग पीडब्ल्यू आपको पीएचडी करके। तो देखिए ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो मेनली इस भाग का कर रहे हैं कि 1 to 5 पढ़ा बच्चा, उसके बाद से 6 में ज्वाइन ही नहीं किया, 6 to 8 पढ़ा, 9 में ज्वाइन ही नहीं किया, या 10 पढ़ा, 10 पढ़ के छोड़ दिया। तो इस तरह से जो है आपको ड्रॉप आउट रेट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इन 2024 ओवर 80% ऑफ द गर्ल्स एंड 77.2% ऑफ द बॉयज completed secondary education without dropping out compared to 73.5 and 72.4% रेस्पेक्टिवली इन 2019। देखिए 2019 और 2024 का जो है ये डाटा को कंपेयर किया गया है कि कैसे 2019 में क्या था और 2024 में जब गए तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ और परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। दीज इंडिकेट्स ए पॉजिटिव ट्रेंड एट ए नेशनल लेवल डिस्पाइट रीजनल डिस्पेरिटी। देखिए रीजनल डिस्पेरिटी क्या होता है कि कोई एक रीजन है जैसे बिहार या यूपी, ठीक, या आसाम या आपको बंगाल, तो इस तरह से पार्टिकुलर कोई क्षेत्र में जब होता है डिस्पैरिटी और उसका कंपैरिजन कोई अच्छे क्षेत्र से किया जाता है तो वो होता है आपको रीजनल डिस्पैरिटी। अब हम लोग आते हैं रीजनल डिस्पैरिटी को भी देखेंगे कि रीजनल डिस्पैरिटी क्या है। देखिए सर्टेन स्टेट्स पार्टिकुलरली बिहार, देखिए जैसे हम बता ही रहे थे आपको, यहाँ डिस्कस भी किया हुआ है, बिहार एंड आसाम हैव बीन वर्सेनिंग ड्रॉप आउट रेट्स डिस्पाइट नेशनल इम्प्रूवमेंट। देखिए क्या है कि नेशनल में तो इम्प्रूव हो रहा है, पूरा भारत देश पे लेवल पे जो डाटा कलेक्शन हुए हैं वहाँ इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन जो आपको बिहार में है और आसाम में वर्सन हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं। बच्चे मतलब कि 9th के बाद से या 10th में नहीं जा रहे हैं, 10th के बाद 11th में नहीं जा रहे हैं। जिस लेवल से आपको जाना चाहिए, जाना तो चाहिए 100%, मतलब कि कोई बच्चा यदि 9th पढ़ा, 10th भी पढ़े, 11th भी पढ़े, 12th भी पढ़े, ठीक, यूजी भी करे, लेकिन ये 100% ना होके देखिए 70 गर्ल्स, देखिए 80% गर्ल्स में आपको है, ठीक है, 77.2% ऑफ द बॉयज कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन विदाउट ड्रॉपिंग आउट। मतलब 100 लड़कियां जो है, ठीक, आपको पढ़ने गई और 100 लड़कियां सेकेंडरी एजुकेशन में नाम लिखाई। उसी तरह से 100 में से 80 लड़कियां आपको, सॉरी, 100 में से 80 लड़कियां नाम लिखाई। इसमें बॉयज में है 100 में से 72 जो है नाम लिखा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे बढ़ते हुए, ठीक, कि इसमें और क्या क्या पॉइंट से क्या क्या बिंदु है, ये हम क्यों बता रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस टॉपिक के बारे में, कि देखिए इसमें बिहार मेनली एक तरह से टारगेट हुआ है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई यदि आपको पॉइंट्स वाइज लिखना हो तो इसमें से पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। देखिए द ड्रॉप आउट रेट्स इन दीज स्टेट्स वर ऑलरेडी कंसर्निंग इन 2019 एंड हैव डिटोरेटेड फर्दर बाई 2024। देखिए 2019 में भी मतलब की स्थिति हम लोग की खराब थी, 2024 में भी हमारी स्थिति बिहार से पार्टिकुलर जो है स्थिति खराब है। दिस हाईलाइट्स द नीड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन इन दीज रीजन्स टू एड्रेस द अंडरलाइंग इशू। देखिए टू एड्रेस द अंडरलाइंग इशू, कोई ना कोई रीजन्स होगा, आपको ड्रॉप आउट रेट का रीज़न होगा ना कि बच्चा क्यों नहीं मतलब कि अगले क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको जो है सरकार को चाहिए कि उसको वर्क करे, कि इसको देखे कि क्या दिक्कत है, ठीक,
कि क्यों, मतलब कि ये स्थिति है कि बच्चे जो है अगले क्लास में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। देखिए अब स्टेट स्पेसिफिक एनालिसिस जो है, कर्नाटका एंड राजस्थान, बिहार एंड आसाम। देखिए कर्नाटका एंड आसाम में जो है, इन कर्नाटका द ड्रॉप आउट रेट फॉर गर्ल्स डिक्रीज फ्रॉम 79.3% टू 76.5%। ठीक, वाइल फॉर बॉयज इट डिक्लाइन फ्रॉम 73.70%। देखिए पहले जो बच्चे थे लगभग 21 बच्चे जो है ड्रॉप आउट लेते थे, उसमें से अब 24 जो है बच्चे ड्रॉप आउट नहीं ले रहे हैं। देखिए ड्रॉप आउट रेट्स फॉर गर्ल्स डिक्रीज फ्रॉम 79.3% इन 2019 टू 76.5% इन 2012, वाइल फॉर बॉयज डिक्लाइन फ्रॉम 73.70 से। देखिए यहाँ पे भी जो है ड्रॉप आउट रेट्स डिक्लाइन किया, अच्छा है फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे बच्चे जो है ज़्यादा जो है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में ज्वाइन कर रहे हैं। These declines suggest that even states with previous better performance are facing challenges in maintaining student retention। देखिए ये बोलना चाह रहा है कि कुछ स्टेट्स जो है अच्छा कर रहे थे, उनको भी जो है चैलेंजेज है कि वो पता चला कि डिक्लाइन में नहीं चले हैं। अब स्पेशल जो है रेफरेंस टू बिहार एंड आसाम। इन बिहार ओनली 40.3% ऑफ गर्ल्स completed secondary education in 2024, down from 51.6% in 2019. For boys, the figure dropped from 51.2 to 38.8। देखिए ओनली 40.3% ऑफ गर्ल्स कंप्लीटेड सेकेंडरी, मतलब 100 लड़कियां यदि शुरू की थी, ठीक है, उसमें से जो 40 केवल गर्ल्स जो है आप लोग को सेकेंडरी एजुकेशन जो है आप सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की इन 2024, डाउन फ्रॉम 51.6% इन 2061। देखिए 50 जो 100 उस समय क्या था, 2019 का जो डाटा था आपका, ये 2024 का डाटा है। ठीक, तो 2019 में क्या था कि 100 लड़कियों में से 51% जो लड़कियां थी वो सेकेंडरी एजुकेशन जाती थी। अभी की स्थिति क्या है कि 100 में से 100 बच्चियां यदि है तो उसमें से केवल 40 जो है सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर रही है, डाउन फ्रॉम 51.6 फॉर बॉयज, फिगर ड्रॉप फ्रॉम 51.2 टू 38.8। 51% से 38% जो है बच्चे छात्र जो है जा रहे हैं। अब क्या है आसाम के बारे में, आसाम मिरर्स दिस ट्रेंड्स विथ ड्रॉप आउट रेट्स इन वर्सेनिंग सिग्निफिकेंटली, रेजिंग कंसर्न अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी। देखिए ये तो है कि आपको क्वालिटी तो है ही होना ही चाहिए, साथ में आपको एजुकेशनल एक्सेस पहुंच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मतलब रफ टेरेन ऐसे होता है कि उसके चलते बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एजुकेशन जो है बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। और दूसरा जो है क्वालिटी की बात कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इन दिस स्टेट्स नेसेसिटेट्स अर्जेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सेस टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। आपको अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है सक्सेस स्टोरीज केरला एंड तमिलनाडु की। केरला एंड तमिलनाडु के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए केरलास एजुकेशन अचीवमेंट, केरला का एजुकेशन अचीवमेंट क्या है और तमिलनाडु का प्रोग्रेस क्या है। केरला हैज़ सीन रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स विथ 100% ऑफ गर्ल्स कंप्लीटिंग अपर प्राइमरी एजुकेशन इन बोथ 2000। 100%, 100%, मतलब 100 बच्चियाँ ज्वाइन कर रही है, 100 के 100 बच्चियाँ प्राइमरी से सेकेंडरी जा रही है, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल जा रही है। ठीक, ये हमको केरला से सीखने की ज़रूरत है कि एजुकेशन इस लेवल तक संभव है। फॉर बॉयज कंप्लीशन रेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव फ्रॉम 88.3% टू इन 2019 टू 95। देखिए एक रीज़न क्या है ड्रॉप आउट के, रीज़न क्या है ड्रॉप आउट के, तो देखिए क्यों बच्चे मतलब कि जो स्टूडेंट छात्र जो हैं बॉयज़ जो है इसमें पीछे क्यों हैं। तो रीज़न देखिए बॉयज़ पीछे होने का मेनली रीज़न होता है आपको कि जैसे ही घर का बोझ आता है, ठीक, घर का बोझ या कोई अन्य रीज़न, ठीक, एडिक्शन हो गया या किसी अन्य तरह का, तो उसके चलते जो बच्चे हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं।
अब लड़कियों के चक्कर में गर्ल्स में क्या इशू है, तो देखिए चाइल्ड मैरिज जो है इनका मेन है कि चाइल्ड मैरिज के वजह से आपको मेनली बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं आगे। तो आपको ये मेन रीज़न है बॉयज़ में और गर्ल्स में। दीज फिगर्स रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसीज एंड ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू स्टूडेंट रिटेंशन। तमिलनाडु का भी प्रोग्रेस हम लोग देखें, तमिलनाडु ऑल्सो रिपोर्टेड इंप्रूवमेंट्स विथ 100% ऑफ गर्ल कंप्लीटिंग अपर प्राइमरी एजुकेशन इन बोथ ईयर्स। 2019 में भी और 2024 में भी। बॉयज कंप्लीशन रेट्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव फ्रॉम 81.3% इन 2019 टू 89.2% इन 2020। दिस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन दीज स्टेट्स सर्व्स एज ए मॉडल फॉर अदर स्ट्रगलिंग विथ ड्रॉप आउट रेट्स। जो ड्रॉप आउट रेट्स में जैसे बिहार, आसाम या उसके साथ में अन्य कोई स्टेट्स है, तो उनको इसमें केरला और तमिलनाडु मॉडल से सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का कंपैरेटिव रैंकिंग्स एंड इनसाइट्स। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का देखिए, स्टेट्स वर रैंक्ड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टूडेंट रिटेंशन रेट्स फ्रॉम 2019 टू 2024। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र इम्प्रूव फ्रॉम 83.5% टू 90.5% फॉर गर्ल्स कंप्लीटिंग सेकेंडरी एजुकेशन, वाइल उत्तराखंड इम्प्रूव फ्रॉम 83.5% टू 92 पर। रैंकिंग मेथोडोलॉजी जो है ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। This ranking system highlights not only the absolute figures but also the relative progress made by different states. States like Uttarakhand have shown significant improvement moving from 11th to 4th। ये कितना अच्छा है, मतलब कि उत्तराखंड का 11th रैंक से 4th रैंक मतलब सुधार किया हुआ है। सेकेंड 4th रैंक इन द सेकेंडरी एजुकेशन एमंग गर्ल्स। Conversely, Haryana has seen a decline moving out of the top 10 list across all school levels, indicating a need for strategic educational reform। वहाँ भी जो है कि हमारी तरह स्थिति सही नहीं है। This stagnation of states like Gujarat at the bottom of the ranking emphasize the importance of continuous improvement। देखिए बिहार की स्थिति मतलब कि खराब तो है ही, उसके साथ साथ गुजरात की भी जो स्थिति है वो सही नहीं है। ये कंपैरेटिव रैंकिंग्स एंड इनसाइट्स है। अब लास्ट हम लोग का जो है कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन, कि कंक्लूजन क्या है। तो देखिए इसमें 3 जो है सब टॉपिक दिया हुआ है। नीड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट, फ्यूचर रिसर्च। क्या है नीड फॉर टारगेट बेस्ड इंटरवेंशन करना है, कम्युनिटी का इंगेज करना है, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन देना है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए the disparities in dropout rates across states underscore the necessity for tailored educational policies that address specific regional challenges। देखिए रीजन वाइज रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो रीजनल टारगेट भी देखना पड़ेगा हम लोग को कि रीजनल टारगेट कैसे करेंगे। पार्टिकुलर जो है टारगेट अचीव करने के लिए रीजनल टारगेट अचीव कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो स्टेट्स विथ डिक्लाइनिंग रेट्स शुड एनालाइज द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रॉप आउट्स एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव रिटेंशन। देखिए हम लोग केरला मॉडल में चेक कर सकते हैं, तमिलनाडु मॉडल में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या सुधार किया जा रहा है वो सब जो है हम लोग अपने जहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है, जैसे बिहार है, आसाम है, वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Continuous monitoring and evaluation of educational policy will be crucial in ensuring that progress is sustained and expanded। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का पोर्शन है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट। जो कम्युनिटी का इंगेजमेंट है वो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इंगेजिंग कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन प्रोसेस कैन इन्हेंस स्टूडेंट रिटेंशन एंड सक्सेस। प्रोग्राम्स दैट इन्वॉल्व पेरेंट्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड गवर्नमेंट बॉडीज कैन क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट। ये तीनों याद रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट्स है। ठीक, क्या है तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई है कि हाँ वो हेल्प करे कि सभी के सभी बच्चे लगभग नेक्स्ट क्लास में जाए। और तीसरा जो है गवर्नमेंट बॉडीज वो।
अब आते हैं बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन ऑल्सो मोटिवेट फैमिलीज टू प्रायोरिटाइज स्कूलिंग फॉर देयर चिल्ड्रेन। देखिए, ये बताना पड़ेगा, ठीक, अच्छे से बहुत सारे गार्जियन जो है बताना पड़ेगा उनको, ठीक, कि उनका बच्चा यदि पढ़ लेगा तो क्या कर सकता है वो, ठीक। ये लगभग चीज़ें पता होते हुए बहुत सारे गार्जियन जो है इस बात को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बहुत अदर सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये सारा 3 जो फैक्टर्स है, इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी। अब एक है फ्यूचर रिसर्च एंड डायरेक्शन। देखिए, फर्दर रिसर्च इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द ड्रॉप आउट। रूट कॉज जैसे कि हम लोग रीजन्स क्या है, मैं यहाँ पे बात किया आपको कि रीजन क्या है, क्यों कर रहा है, यदि उसी को हम यदि एड्रेस कर दे रीजन को कि हाँ ये रीजन्स है, इसको इस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, रूट कॉज ऑफ ड्रॉप आउट रेट्स, तो आपके ड्रॉप आउट रेट्स में कमी होगी। एंड टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सक्सेसफुल रीजन्स। longitudinal studies could provide insights into long-term impact of educational policies on dropout rate, ठीक। कोलाबोरेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकर, देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकर एंड रिसर्च विल बी इसेंशियल इन डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कम्बैट ड्रॉप आउट रेट्स। ये जो आपको है इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन पॉलिसी जो बना रहे हैं, रिसर्च, ये सारा जो हेल्प करेगा आपको क्या चीज़ में, कॉम्बैट ड्रॉप आउट रेट्स में, ठीक। अब हम लोग ये लोग कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन देख चुके हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। आप लोग बिहार वाले से ज़्यादा फोकस करिएगा, उसका जो डाटा है वो याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओवरव्यू ऑफ स्कूल हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं, ओवरव्यू ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है, केरला एंड तमिलनाडु का है, और कैसे जो है रैंकिंग मेथोडोलॉजी है, और क्या हम लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है, फ्यूचर रिसर्च क्या है, और नीड फॉर इम्पोर्टेंट। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट मैं आज आपके कवर कर चुका हूँ डे 10 में। हम लोगों का जो है डे 10 का पूरा डाटा जो है कंप्लीट हो गया है।